गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर वीडियो लेके आया हूँ और इस बार जो वीडियो मैंने बनाई है वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9th का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, और संविधान का हम निर्माण करेंगे। लेकिन संविधान का निर्माण करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संविधान है कैसे बनता है, संविधान होता क्या है, ठीक है, और उसको हम क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें हम 4-5 चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले जो चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान कुछ बुनियादी नियम होते हैं, ठीक है। ये कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। पालन कौन करेगा? नागरिक भी करेंगे और सरकार दोनों करेंगे, यानी आप और मैं, हम सभी को उसको मानना पड़ेगा। यानी कि सरकार भी इससे बंधी हुई है, सरकार को भी मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसे सभी नियमों का जो सम्मिलित रूप जो होता है उसी को हम संविधान कहते हैं, ठीक है ना। सम्मिलित रूप का मतलब होता है कि एक ही नियम जो है, बहुत सारे नियमों का एक जगह पे लिखना, ठीक है ना, उसी को हम संविधान कहेंगे। अब संविधान क्या है? तो संविधान एक सर्वोच्च कानून है और संविधान अनेक काम करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा ये हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहला काम तो ये हो जाएगा। फिर संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यानी जो संविधान होगा वो सरकार की शक्ति कितनी होनी चाहिए, कम ज़्यादा निर्धारित करेगा, और किस तरीके के कामकाज के जो तरीके होंगे, कौन से तरीके से कौन सा काम करेगा, वो भी ये भी संविधान जो है निर्धारित करता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि हम इस पार्ट में जो है हम अलग अलग देशों को उदाहरण देख के देखेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई संविधान की जरूरी हमें क्यों है। पहले हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, ठीक है। दोस्तों देखो कि जिस तरीके से हम अंग्रेजों को गुलाम रहे थे, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका भी यूरोपीय देशों के गुलाम रह चुका है, ठीक है। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे एक बड़े व्यक्ति के रूप में रहे थे, जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला के अनुसार मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है। क्या कहते हैं ये? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने जो है एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है। कामना यानी उन्होंने एक इमेजिन किया है, कल्पना की है। क्या किया है कि जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहें, है ना। सभी लोग यानी गोरे रहे, काले रहे, सब क्या रहे, मिलजुल के रहें और सबको समान अवसर मिले, ठीक है ना। गोरे हो तो भी समान अवसर है, काले हो तो भी समान अवसर उनको मिले, ऐसा जो है इन्होंने सोचा था, ठीक है, कल्पना की थी इन्होंने। फिर नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की जो गोरों की जो सरकार थी उस समय, यानी उस समय अफ्रीका पर यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश के अधिकतर जो यूरोपीय नागरिक अधिकतर कैसे तो गोरे होते हैं। तो नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी उसने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, क्योंकि ये अश्वेत थे और ये अश्वेत होने के कारण अश्वेतों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अपने देश की आज़ादी की मांग कर रहे थे, ठीक है। वो यानी नेल्सन मंडेला और 7 जो अन्य नेताएं थे उनके साथ में, उन सबको 1964 में 1964 में देश में रंग भेद से चलाने वाली शासन व्यवस्था का, ठीक है ना। यानी जो गोरी सरकार थी वो क्या करे, रंग भेद करती थी, ठीक है ना। रंग यानी कि गोरा और काला, वह काला में भेदभाव करती थी, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो सरकार जो चल रही थी, ऐसी जो शासन व्यवस्था थी उसका ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के लिए इन्हें और 7 अन्य जो नेता थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन का मतलब जिंदगी भर, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, कारावास में रहेंगे यानी जेल में रहेंगे, ठीक है। अब 28 साल तक, यानी 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, सबसे भयानक जेल है रोस्पेन द्वीप में, ठीक है ना। जिससे कि भारत की सबसे भयावह जो जेल थी वो कौन सी थी, जिसे हम काला पानी कहते थे। क्या कहेंगे इसको हम? काला पानी हम कहते थे ना, काला पानी। उसी तरीके से जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जो जेल थी वो थी रोस्बेन द्वीप पे, ठीक है ना। हमारी जो काला पानी जेल थी, सेलुलर जेल को कहते, वो कहाँ थी? अंडमान निकोबार में थी। कहाँ पे थी? अंडमान व निकोबार द्वीप पे थी, ठीक है। अब देखें संघर्ष कैसे किया ना, संघर्ष का स्वरूप देख लेते हैं हम लोग एक बार।
तो संघर्ष का जो स्वरूप रहा है वो कुछ इस तरीके से था कि रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित। रंग भेद होता क्या? पहला सवाल यही है कि रंग भेद क्या होता है। तो रंग भेद क्या है कि नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है ये, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। ठीक है, यानी रंग भेद क्या होगी? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नस्ल पर आधारित है, यानी जो नस्ल है, ठीक है ना, उसके भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्पेशल यानी विशेष तौर पर इसको चलाई गई थी। अब 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने, कब? 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने के लिए जो भी यूरोप की कंपनी आई थी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अपने हथियारों और जोर जबरदस्ती के दम पर अपना गुलाम बनाया, जैसे इन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया था। ठीक है ना, बात वही है कि 17वीं सदी में जो 17वीं और 18वीं सदी के बीच में जब ये आए हैं, तो उस समय व्यापार करने के लिए, जिस तरह भारतीय व्यापार करने के लिए आए थे, वैसे ये व्यापार करने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ पर उन्होंने अपने हथियारों के बल पर डरा धमका के जोर जबरदस्ती करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया, जिस तरीके से भारत को उन्होंने अपना गुलाम बनाया था। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग मतलब जो लोकल लोग होते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ के रहने वाले, जो ओरिजिनल है, उन लोगों की चमड़ी का रंग कैसा था? काला। जिसे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों का, देख लो आप, काले हैं। क्यों काले हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में रहने वाले हैं, इसलिए। तो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग कैसा हुआ? काला। काला होता है, और आबादी में इनका हिस्सा 3/4 है, यानी कि जो, अगर ये हम मानते हैं पूरा दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें जो है इतना हिस्सा, कितना? इतना हिस्सा किसका है? 3/4 यानी 1, 2 और 3, 3/4 हिस्सा जो है किसका है? काले लोगों का ही, यानी इनके स्थानीय लोगों का ही है। ठीक है, अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अश्वेत कहते हैं। अश्वेत, श्वेत का मतलब गोरा, और क्योंकि गोरे नहीं है इसलिए इनको क्या कहेंगे? अश्वेत कहते हैं। ठीक है, अब श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों के लोग भी रहते हैं, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। जैसे भारतीय लोग हो गए, श्रीलंकाई लोग हो गए, फिलीपींस के लोग हो गए, जिनको मजदूर बना के दक्षिण अफ्रीका में के बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। ठीक है ना, ये मिश्रित नस्लें हैं, अलग अलग देशों के हैं, इसलिए इन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। ठीक है, गोरे शासक जो हैं, गोरों के अलावा, ठीक है ना, से सबको छोटा और नीचा मानते थे। यानी कि गोरों के अलावा बाकी जो भी हो जाए, चाहे वो काले जाए, चाहे वो अश्वेत हो, चाहे मिश्रित नस्ल के हो, उन सबको क्या मानते थे? ये अश्वेत मानते थे। ठीक है, और इन्हें सरकार बनाने के लिए जो वोट डालते हैं, तो वोट डालने का अधिकार भी इनको नहीं दिया गया था। इनकी स्थिति जो थी बहुत ही खराब की हुई थी। साथ ही साथ रेलगाड़ी हो जाए, बस हो जाए, टैक्सी हो जाए, होटल है, अस्पताल है, स्कूल्स हैं, इन सब में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम किया जाता था। ठीक है ना, इसे पृथक्करण कहा जाता है। पृथक्करण ये अलग अलग इंतजाम करना। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा, कभी पढ़ा भी होगा, जब महात्मा गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनको भी, उनके साथ भी इसी तरीके से पृथक्करण का भेदभाव किया गया था। याद हो आपको, कहीं आपने देखा हो या कहीं आपने सुना हो। ठीक है, कि उसमें जब महात्मा गांधी जी जब फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, रेलगाड़ी में, फर्स्ट क्लास की जो रेलगाड़ी का जो डिब्बा था, वहाँ पे जब ये यात्रा कर रहे थे टिकट के साथ, उस समय जो कुछ गोरे लोग जो आए, उन्होंने इनके काले रंग को देखते हुए अश्वेत माना और भेदभाव करते हुए इनको ज़बरदस्ती स्टेशन पे चेन खींच के बाहर फेंक दिया गया, जबकि इनके पास क्या था? टिकट था। तो ऐसा भेदभाव ये करते थे उनके साथ भी। ठीक है, चलिए, फिर अब इसके अलावा क्या था कि अश्वेत जो है उनको संगठन बनाने का और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी ना तो ये इसको अपना कोई संगठन बना सकेंगे और ना ही कोई भेदभावपूर्ण, और जो भी इसका भेदभावपूर्ण व्यवहार है उसका विरोध भी नहीं कर सकेंगे। यानी कि ना तो इनके लिए कोई कोर्ट होगी, ना कोई पुलिस होगी, ना कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, तब 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है, यानी ये शुरू कब हुआ? ये 1950 में शुरू हुआ था। तब अश्वेत यानी कि जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, और रंगीन चमड़ी वाले जिनको बाहर से लेके आया गया था काम करने के लिए, और भारतीय मूल के जो लोग थे जो यहाँ पे काम के लिए आए थे, उन लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया? संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसका जो नेतृत्व है
अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस संगठन ने किया था। जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व था कांग्रेस ने किया था, वैसे यहाँ पे भी क्या थी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस संगठन था, उसने ये काम यहाँ पे किया था। ठीक है, ठीक है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नेशनल संगठन ने किया। अब इनमें कई मजदूर संगठन भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ठीक है, यानी कुछ मजदूरों के संगठन थे जो मजदूर बने थे, और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, ये भी इसमें शामिल हो गई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा भी की। निंदा मतलब होता आलोचना करना, ठीक है ना। लेकिन जो गोरी सरकार थी उसने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या की और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी कि जो लोग इनका विरोध कर, जो लोग इस चीज़ का विरोध करते, इस प्रणाली का विरोध करते, उनको मार दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी, दमन कर दिया जाता था और अपना शासन इन्होंने जारी रखा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे कि एक नए संविधान की ओर। अब जब ये संघर्ष चल ही रहा था रंगभेद के खिलाफ, जब इतना संघर्ष और विरोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी इस हद तक बढ़ गया कि ये गोरी सरकार इसको संभाल नहीं सकी, तो गोरी सरकार ने अपनी नीति में बदलाव शुरू कर दिया। क्योंकि अब इनको लगे कि भाई अब हम ज़्यादा समय तक इनको क्या नहीं कर सकते और ज़्यादा समय तक इनको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी नीति में बदलाव करना शुरू किया। अब सबसे पहले क्या किया इन्होंने, तो भेदभाव वाले जो कानून हैं उनको वापस ले लिया। यानी जो भी भेदभाव के कानून बनाए थे, जो पृथक हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो बस है, रेलगाड़ियाँ हैं, इन सबको क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, बैन कर दिया ऐसे नियमों को, ठीक है ना। फिर राजनीतिक दलों पर जो भी प्रतिबंध लगाया हुआ था, मीडिया पर जो पाबंदियां लगाई हुई थी, वो सब खत्म कर दी इन्होंने। नेल्सन मंडेला जो थे उनको आज़ाद कर दिया गया, जिनको जो मतलब जब उनको पकड़ा गया था और जब आज़ाद हुए तब तक 28 साल वो अपने जेल में निकाल चुके थे, ठीक है ना। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। यानी इस दिन को, इस तारीख को, इस साल को ये दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना और इसने अपना एक नया झंडा लहराया, ठीक है। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक क्या बन गया, देश बन गया था। नया लोकतांत्रिक क्या बना, ये देश बन गया, ठीक है। लोकतांत्रिक देश बन गया, यानी अब जो सरकार बनेगी वो चुनी हुई होगी। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जाहिर सी बात है कौन बनेंगे, नेल्सन मंडेला बनेगा, जो इस संघर्ष के अग्रगणी नेता थे, ठीक है ना। संघर्ष की क्या थे, ये अग्रगणी नेता था, यानी संघर्ष के सर्वोच्च नेता यही थे, इसलिए इनको सब लोगों ने इन्हीं को क्या बनाया, अपना नया राष्ट्रपति बनाया, ठीक है। अब मंडेला जो साहब थे, मंडेला के अनुसार मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार होता है। यानी ये कहते हैं कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, हमें मनुष्य जाति पर विश्वास करना चाहिए, और ये विश्वास ही क्या होगा, लोकतंत्र क्या होगा, बेस होगा, उनका एक आधार होगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि आइए अब सभी नस्लों, यानी जो गोरे हैं चाहे काले हों, सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी कि जो स्त्री पुरुष की जो समानता होगी, चाहे कोई भी नस्ल उनकी समानता, लोकतांत्रिक जो मूल्य होंगे, सामाजिक न्याय जो सबको दिया जाएगा, और जो मानवाधिकार है यानी मानवों के जो अधिकार हैं उन पर आधारित एक नए दक्षिण अफ्रीका क्या करेंगे, निर्माण किया जाए, ठीक है। अब 2 वर्षों की चर्चा की, यानी 2 वर्षों तक उन्होंने चर्चा की, बहस की, और इन सब के बाद उन्होंने क्या बनाया, अपना एक नया संविधान बनाया, ठीक है। जिस तरह भारत ने अपना संविधान बनाया था, भारतीय संविधान का निर्माण भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले भाग में पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। इस संविधान में नागरिकों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, ठीक है ना। जो पहले अधिकार इनके पास नहीं थे वो अधिकार अब इनको दिए गए। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे कुछ किया हो, ठीक है ना, यानी पहले अब जो कुछ हो गया, जब भले कुछ भी किया हो पहले, लेकिन अब क्या करेंगे, अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी, ठीक है ना। अब चाहे गोरे होंगे चाहे काले होंगे, सब मिलके क्या करेंगे, अपनी अपनी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक। अब एक बार फिर से हम देखेंगे कि मंडेला जो नेल्सन मंडेला थे, इनके शब्दों को हम वापस समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया उसको वापस एक तरीके से देखेंगे, हम इनके शब्दों को समझेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या कहते हैं,
इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान होगा उसमें इतिहास और भविष्य दोनों की बातें होंगी, ठीक है ना। इन जो पिछले इतिहास में क्या उनके साथ हो चुका वो तो हो गई होगा, साथ भविष्य में क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो भी उसके अंदर होगा। अब एक तरफ तो ये पवित्र समझौता होगा कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम यानी कि वहाँ के लोग, चाहे गोरे हो, काले हो, अश्वेत हो, श्वेत हो, रंगीन चमड़ी के, सब एक दूसरे से यानी आपस में एक दूसरे क्या वायदा करेंगे कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी जो चीज़ हमने सहन कर ली है, ठीक है ना, वैसा व्यवहार, वैसा बर्ताव, वैसी कोई नीतियाँ जो हैं आने वाले समय के अंदर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ना ऐसा कोशिश और ना ऐसा होने देंगे, और ना कोई ऐसा जो करेगा उसको भी ऐसा करने नहीं देंगे। ऐसा इन्होंने ये बातें इनकी कही गई थी। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि श्वेत और अश्वेत, ठीक है, स्त्री और पुरुष, ठीक है ना, श्वेत अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये सब क्या है, देश या देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, चाहे श्वेत हो, चाहे अश्वेत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, यह देश किसका है, सभी का है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि संविधान जो होता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये देखें तो गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। यानी जो सरकार गोरे लोगों की बनी थी उन्होंने क्या कहा, ठीक है अब जो शासन होगा वो कैसा होगा, बहुमत का शासन होगा। कैसा होगा, बहुमत, यानी मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना, उस सिद्धांत पर आधारित होगी। और जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों का एक वोट माना जाएगा। सभी व्यक्तियों का एक वोट मतलब एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा, यानी सभी व्यक्तियों को वोट का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भी बात मानी, ये भी संविधान जरूरी है। अब वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हो गए, ठीक है ना, कुछ ऐसे नियम थे और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम जो हैं सबसे ऊपर होंगे। क्या होंगे, ये नियम सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। और कोई भी, ठीक है ना, और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे अश्वेतों की आ जाए, ठीक है ना, चाहे गोरों की आ जाए, चाहे रंगीन की आ जाए, कोई भी सरकार क्या नहीं कर सकती, जो भी नियम होंगे उनकी उपेक्षा नहीं कर पाएगी, अपेक्षा नहीं कर पाएगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, संविधान कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो ये जो नियम हैं, इन्हीं नियमों, इन्हीं बुनियादी यानी जो बेसिक जो नियम होते हैं, बेसिक नियम जो होते हैं उनके जो लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, ठीक। फिर हम आगे देखें तो संविधान लिखित नियमों की, ठीक है ना, ऐसी किताब है, लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से क्या करेंगे, उसे मानेंगे। यानी अगर मैं जिस देश में रहता हूँ, हमारे देश में जो संविधान होगा उसको मुझे मानना ही होगा, आप लोगों को भी मानना होगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत का जो संविधान हमें कहेगा करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इस चीज़ को पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि संविधान क्या है, तो संविधान एक सर्वोच्च कानून है। क्या हो जाएगा, ये सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानून का मतलब होता है कि सबसे ऊपर संविधान होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कानून ही यही है। अब संविधान क्या करेगा, तो अनेक काम करेगा, बहुत सारे काम है संविधान को जो करने होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से जो प्रमुख जो काम होते हैं वो काम ये दिए हुए हैं। जैसे क्या कह रहा है कि यह साथ रह रहे, यानी जो एक देश में जो साथ जो लोग रहते हैं तो विभिन्न तरह के जो लोग होंगे उनके बीच जरूरी जो भरोसा वो सहयोग को विकसित करेगा, ठीक है। संविधान क्या करेगा, विभिन्न तरह के जो साथ में रहने वाले जो लोग होंगे उनके बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग को क्या करेगा, विकसित करेगा, ठीक है। फिर संविधान यह भी स्पष्ट करेगा कि सरकार का गठन कैसे होगा। अब संविधान ही हमें बताएगा ना कि सरकार का गठन कैसे हो और किसे फैसले लेने का अधिकार हो, ठीक है ना। यानी संविधान का गठन भी कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ठीक है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय कर रहे हैं। सरकार के क्या अधिकार होंगे, सरकार किस तरह काम करेगी, उसके अधिकारों की सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशंस यानी उनको बाउंड करेगा ये, ठीक है, उनको बाउंड करेगा और हमें यह बताएगा कि नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, ठीक है ना। फिर यह अच्छे समाज के
गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या करेगा, आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया संविधान के प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, 4 प्रमुख कार्य है, चारों प्रमुख कार्य जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण वाक्य जो हैं इसमें, जैसे ये कहते हैं कि जिन देशों में, ठीक है ना, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों। ऐसा जरूरी नहीं है, में हो सकता है कि कई देश, कुछ देश ऐसे हों जिनमें संविधान है लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र जैसी बात नहीं। जैसे पाकिस्तान की बात आप देख लो, पाकिस्तान में आप देख लो तो अभी तक लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र है, सरकार वैसी चुन रही है, लेकिन वहाँ अब भी जो है, जो सेना है उनका एक बहुत बड़ा हाथ है सरकार चुनने में। ठीक है ना, तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना बहुत जरूरी है। देखिए 2 बात है इसमें। पहले बात तो ये कह रहा है कि जिन देश में संविधान है वो लोकतांत्रिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान के अनुसार ही चलेगा। ठीक है ना, भाई लोकतंत्र किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। जब लोगों का शासन होगा, यानी जब लोगों का शासन होगा तो लोग क्या कहेंगे कि लोग चाहेंगे कि नियम कायदे हों जिसके अनुसार वो काम कर सके, और उन्हीं नियम कायदों को फॉलो करते हुए क्या कर सके, अपना काम किया जा सके। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था, अमेरिका था। यानी एक समय ऐसा भी था जो विश्व की सबसे बड़ी जो पावर है ब्रिटेन, वो भी किसका गुलाम, अमेरिका, वो भी किसका गुलाम था, वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है ना, और फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 1776 में जुलाई, ठीक है ना, 1776 में जो अमेरिका था वो क्या हो गया था, आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, किससे आज़ाद, ब्रिटेन से हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था, तो फ्रांस की सहायता से हुआ था। ये ऐसा मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति में बताया था। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है। ज़्यादातर देश जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पे लिखित संविधान होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। ठीक है ना, जैसे ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है ना, संविधान के 2 प्रकार होते हैं, लिखित और अलिखित। तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, कैसे करेंगे वो नियम कायदों का पालन। तो वहाँ पे जो उनके परंपरा से जो भी चीज़ चलती आ रही है, कहाँ पे, ब्रिटेन में परंपरा से, यानी जो पहले से जो चीज़ें चलती आ रही है उन्हीं को ये क्या करते हैं, मानते जाते हैं। फिर समय के अनुसार उसमें जो ज़रूरत होती है, जो बदलाव करनी होती है, उन बदलावों को ये क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। ठीक है ना, वो भी किसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। और ऐसा ये अपनी जो संसद होती है उसमें वाद विवाद करके, वोटिंग करके, बहुमत का जो वोट होता है उसको करके कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई लिखित नहीं है, नियम जो उनके बदलने होते हैं वो बुनियादी करवा दी जाती है, लोगों को बता दिया जाता है न्यूज़ की मीडियम से या किसी की भी चीज़ के मीडियम से, और उन्हीं मीडियम से वो क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने आपको एक देश के माध्यम से जो है ये बताने की कोशिश की है कि संविधान जो संघर्ष होता है संविधान के लिए, पहले संविधान क्या होता है, फिर संविधान के लिए उस देश ने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे संघर्ष करते हुए उसने अपना एक नया संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद भी उसने जो गोरे लोग रहते थे जिन्होंने पर अत्याचार किया उनको देश से निकाला नहीं है, जबकि उन सबको साथ में लेकर, भरोसे में लेकर उन्होंने अपने संविधान का निर्माण भी किया और नियमों को आगे भी रखा। ठीक है ना, यानी संविधान का निर्माण भी किया, नियमों को सबसे ऊपर रखा, सर्वोच्च रखा, और ये कसम भी खाई, ये उन्होंने वायदा भी किया कि भविष्य में कभी भी इस तरीके का जो हमारे साथ जो घटित घटनाएं हुई हैं वो आगे आने वाली जनरेशन जो पीढ़ियाँ हैं उनको नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस को आपको जो है आंसर्स जो है लिखना है। ठीक है, संविधान क्या है, तो शुरुआत में जो टॉपिक है मैंने वही आपको समझा दिया था संविधान क्या होता है। फिर नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के आरोप में किस जेल में रखा गया था, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक भारत की जेल के बारे में बताया था और एक दक्षिण अफ्रीका की जेल के बारे में बताया था। ठीक है ना, भारत की जेल भी एक द्वीप पे है
और वो जो जेल थी वो भी एक द्वीप के ऊपर है, तो द्वीप का नाम आपको लिखना है। फिर दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कब शुरू किया, ये आपको बताना है। ठीक, फिर ये भी बताना है कि दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में नेल्सन मंडेला का योगदान क्या रहा है, ये आप बताएंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें संविधान की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, ये आपको बताना है। फिर संविधान के विभिन्न कार्य जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाए हैं, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो है भाग 1 जो है मैंने आज कंप्लीट किया है। अब आगे जो भाग होगा उसमें मैं आपको भारतीय जो संविधान है उसका जो निर्माण है किस तरीके से हुआ है, हमने क्या क्या कठिनाई झेली है, उन कठिनाइयों का वर्णन करते हुए मैं आपको क्या करूँगा, इनके संविधान का यानी भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, किस तरीके से बना है, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, ठीक है ना, सब मैं आपको विस्तार से अगले भाग में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।